नमस्कार, गांव सवेरा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फेक न्यूज़ को एक्सपोज करने वाली संस्था ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को एक दिन पहले दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उन्हें एक दिन की रिमांड पर भेजा गया है। इस पूरे सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के पत्रकार कुणाल मजूमदार। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। सर, हाल ही में ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को ट्विटर पर उनके 4 साल पुराने ट्वीट के लिए जो है गिरफ्तार किया गया है। इस गिरफ्तारी को आप किस तरीके से देखते हैं? आई थिंक ये 2 साल पुरानी ट्वीट है, एक बार आप चेक कीजिएगा। अभी बहुत सारे चीज़ें क्लियर नहीं हैं क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि उनको एफआईआर की कॉपी तक दी नहीं गई है। और इनफैक्ट अभी 2 मिनट पहले आपसे बात करने के पहले मैं लाइव ट्वीट्स देख रहा था। वृंदा ग्रोवर जो कि उनको रिप्रेज़ेंट कर रही हैं और वो कोर्ट में आर्ग्यू कर रही हैं इस वक़्त। तो क्लैरिटी भी नहीं है एग्ज़ैक्टली कि 2 आईपीसी के वायलेशंस बोले जा रहे हैं, वो एक आई थिंक 153 है और दूसरा 295 है। वो 295 है या 295 ए है, इसकी भी अभी तक क्लैरिटी नहीं है। ओवरऑल अगर हम देखें तो अ, जो भी इंडियन मीडिया फॉलो करता है, उनको मालूम है कि पिछले कुछ सालों में ऑल्ट न्यूज़ जो कि एक फैक्ट चेकिंग वेबसाइट है, इन्होंने पूरी लैंडस्केप को चेंज कर दी क्योंकि ये बहुत ही प्रोएक्टिवली जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है मेन स्ट्रीम मीडिया में या सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, उसको इन्होंने एक ट्रेंड स्टार्ट किया था हिंदुस्तान में जिसमें ये उसको चेक करते थे कि कितना सही है और कितना गलत है। और इस चीज़ में ये पायनियर है ये संस्था। और रही बात ज़ुबैर की, ज़ुबैर एक को-फाउंडर हैं प्रतीक सिन्हा के साथ ऑल्ट न्यूज़ के, और इन्होंने ये ट्विटर पे बहुत ही एक्टिव रहे हैं और ये बहुत सारे मामलों पे जो फेक नैरेटिव फेक न्यूज़ होती है, स्पेशली हिंदू राइट विंग ग्रुप से, उनको इन्होंने काउंटर किया था। सो इसको हम उस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं क्योंकि इवन दो जिस ट्वीट की स्पेसिफिकली बात की जा रही है, जो कि कहते हैं कि उन्होंने एक हनीमून होटल को हनुमान होटल में के बारे जी। में कुछ मजाक उड़ाया था, तो उसको लेके कोई कोई ट्विटर हैंडल है जिसका कोई हार्डली फॉलोअर्स भी कोई है नहीं, जी। उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमारे हिसाब से जुबैर के काम को हम जब फॉलो करते हैं तो हमको लगता है कि ये एक एक्सक्यूज है जी। बेसिकली जुबैर को टारगेट करने का, क्योंकि मेन मुद्दा ये ट्वीट का नहीं है, मेन मुद्दा उनके काम का है, जो हुँ। कि कॉन्स्टेंटली उनके काम से सबसे ज़्यादा दिक्कत एक तबके को आई है हिंदुस्तान में, जो कि फेक नैरेटिव बिल्ड करता है बहुत सारे मामलों पे, इंक्लूडिंग पॉलिटिशियंस। और आपको मालूम होगा नुपुर शर्मा वाला केस जिसमें उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद को अब्यूज़ किया, एलिजिडली अब्यूज़ किया था, जिसमें बहुत सारा हंगामा हुआ था और मिडल ईस्ट के बहुत सारे कंट्रीज़ ने इंडियन एम्बेसडर्स को समन किया था। जी। तो उसमें कहते हैं कि ज़ुबैर ने बहुत एक्टिव रोल प्ले किया था उसको हाइलाइट करने में। तो जी। ज़ुबैर की अरेस्ट को हम ना ही एक सिर्फ़ ट्वीट के थ्रू देख सकते हैं और ना ही सिर्फ़ इस मुद्दे पे एक हवा बनी हुई थी पिछले कुछ हफ्तों में, स्पेशली नुपुर शर्मा के बाद, कि ज़ुबैर अरेस्ट होने वाले हैं। ये तो सच्चाई है, हमने बहुत कोई पत्रकार जो है हमने सुना। और बीजेपी इकोसिस्टम में से भी ये सुनाई दिया था कि अब ज़ुबैर को ये एक लेसन सिखाएँगे। तो इसको हम उस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो बेहतर है। तो आई थिंक इट इज़ इन लार्जली इन द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रेस फ्रीडम दैट वी हैव टू लुक एट Zubair's arrest. कुणाल, एक तरफ प्रधानमंत्री विदेश में जाकर जो है G7 की मीटिंग में फ्री स्पीच की हिमायत करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ देश में ज़ुबैर की गिरफ्तारी होती है। तो इस नैरेटिव को आप कैसे देखते हैं, फ्री स्पीच के इस नैरेटिव को? ये बहुत ही मतलब सैड सिचुएशन है जब इंडियन गवर्नमेंट देश के बाहर कुछ बोलती है और देश में आके कुछ और बोलती है। आपने कभी सुना नहीं होगा कि ये करंट रूलिंग पार्टी या जो भी सत्ता में हैं, चाहे वो नेता हों या मंत्री हो, कभी ओपनली नहीं बोलेंगे कि हम पत्रकारों के खिलाफ हैं या फ्री जी। स्पीच के खिलाफ हैं। बट एक्शन
और वर्ड्स में बहुत ज्यादा अंतर है। ये बोलते हैं और करते हैं एकदम उल्टा। और अनफॉर्चुनेटली अभी G7 की मीटिंग्स में इंडिया स्पेशल इनवाइटी था एंड प्रधानमंत्री इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और तीन और देश, मतलब ओवरऑल 4 देश जी, इनवाइटीज थे, और 7 G7 कंट्रीज तो हैं जो जी। मोस्टली बिगेस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस है वर्ल्ड के। हुँ, तो हुँ, हुँ। ये 11 कंट्रियों ने एक कमिटमेंट किया है फ्री स्पीच के ऊपर। तो ये मतलब पॉलिटिक्स कहते हैं हिपोक्रेसी का गेम है, तो मुझे तो लगता है ये हिपोक्रेसी है कि जी। आपका काम जो है और आपका जो बातचीत है, वो दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। तो नहीं। इस चीज को आई थिंक इसी कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए, और आई होप कि कहीं ना कहीं जो भारतीय सरकार है, भारत की सरकार है, सो कोई ना कोई इस चीज के ऊपर अकाउंटेबिलिटी मिले, अकाउंट होल्ड करे अकाउंटेबल, कि आप कहते तो कुछ है मगर आप कर कुछ और रहे हैं। और सिर्फ जुबैर नहीं, आप पिछले मैं इनफैक्ट अभी यूएस में था, और मैं संडे को आया वापस शाम को, और उतरते ही मैंने देखा राकिब हमें नायक कश्मीरी पत्रकार हैं, जो कि अभी यूएस में रहते हैं, जी, उनको थ्रेट मिला हुआ है टेक्स्ट मैसेज के थ्रू। उसके पहले तो आपको मालूम है तीस्ता से तलवार बिल्कुल। अरेस्ट होगी। चलिए डायरेक्टली पत्रकारिता के कुछ लेना देना नहीं है, तो मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगा। उसके बाद राणा अयूब की ट्वीट जी। ब्लॉक हो। उसके बाद फ्रीडम हाउस का एक ट्वीट था इंटरनेट फ्रीडम के ऊपर, वो ब्लॉक की गई है। अब कह रहे हैं कि इंडियन मैप अलग दिखाया है, तो इसलिए कि अब एक्सक्यूज अब इस सरकार में एक चीज हमने देखा है कि एक्सक्यूजेस निकाल लेते हैं, डायरेक्टली नहीं अटैक करते, घुमा फिरा के कुछ करते हैं। तो अब कितना हम फेस वैल्यू में इनको लें वो भी हमें मालूम है। उसके जी। बाद अब जुबैर की अरेस्ट। तो ये 4 इंसिडेंट्स आपके 24 घंटों के अंदर हो गई है। हुँ। प्रधानमंत्री जर्मनी में ये बात कर रहे हैं, और उनके देश में 4 इंसिडेंट्स, वो भी सरकार के थ्रू। ऐसा नहीं है कि कोई आतंकवादी ने, माओवादी ने या किसी गुंडे ने किसी को मार दिया। जी। ऐसा तो नहीं है ना। ये तो सारे सरकार के खुद के लिए हुए डिसीजंस एंड स्टेप्स हैं। तो और आप जुबैर का केस देख लीजिए, मतलब कोई क्या दुनिया में लोग हँसेंगे, मतलब क्या आप एक्सक्यूज़ क्या डाल। और मैं कल प्रतीक सिन्हा का ट्वीट फॉलो कर रहा था कि वो पूरा दिल्ली घुमा के बुरारी कब जाके उन्होंने उनको प्रेज़ेंट किया। तो क्लियरली है, और क्वाइट फ्रैंकली मैंने जितने मित्र हैं या जानकार हैं जो बीजेपी की इकोसिस्टम है, वो ओपनली मानते हैं कि ये तो मतलब ये जा वो हँस रहे हैं खुद, कहते हैं मालूम है कि ये केस बनता नहीं है, मगर क्योंकि ज़ुबैर के पीछे जाना है तो उन्होंने बना दिया। सर, पिछले कुछ सालों में देश में जिस तरीके से पत्रकारों पर हमले बढ़े हैं, उन पर किसी तरीके से क्रिमिनल चार्जेस लगाए जा रहे हैं और उनको उनका काम करने से उनको रोका जा रहा है। तो क्या आप कुछ एक नंबर्स हमारे साथ, कुछ डेटा हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारे ऑडियंसेस के साथ, जिससे देखिए ये तस्वीर साफ हो सके कि किस तरीके से पत्रकारिता, जो रिपोर्टर्स हैं, उन पर खतरा मंडरा रहा है? देखिए सीपीजे में हम तो वैसे अरेस्ट का डेटा नहीं मेंटेन करते, हम अलर्ट इशू करते हैं। तो अरेस्ट का डेटा, सॉरी, एफआईआर का डेटा नहीं है मेरे पास, अरेस्ट का डेटा है। तो जी, हर साल सीपीजे 3 सर्वे करती है। एक सर्वे करती है जो कि कितने पत्रकार दिसंबर की 1 तारीख को हुँ, कितने पत्रकार जेल में हैं। तो उसके हिसाब से पिछले दिसंबर 1 तारीख 2021 की तारीख को करीब 7 पत्रकार जेल में थे। मैं आपको गिना भी देता हूँ। कश्मीर से स्टार्ट करते हैं। कश्मीर में 3 एक्चुअली 4 पत्रकार, कश्मीरी पत्रकार 4 हैं, उसमें से 3 कश्मीर में, 1 दिल्ली में है। आप लोग ने फहाद शाह का तो नाम सुना ही होगा। फहाद शाह है, उनके ही संस्थान से एक है सज्जाद गुल, उनके पहले उनको अरेस्ट किया गया। एक जी, बहुत करीब 4 साल से ज़्यादा होने वाला है। इनफैक्ट मैं जब सीपीजे जॉइन किया था उस समय वो अरेस्ट हुए थे। आसिफ सुल्तान, उन्होंने कवर स्टोरी की थी बुरहान वानी के ऊपर, उसके ऊपर उनको अरेस्ट किया गया था। उनसे सोर्स माँगा गया था, सोर्स देने से मना कर रहे थे। तो वो ये तीनों हैं। उसके बाद कश्मीर से बाहर एनआईए ने एक मन्नान धर करके एक फोटोग्राफर है, उनको दिल्ली में जी, रखा हुआ है। तो इसके बाद ये हो गए 4। अब उत्तर प्रदेश में आइए, उत्तर प्रदेश में सिद्दीक कपान का केस सबको मालूम है, वो केरल जी, से हैं।
उनको वो जब गए थे कवर करने के लिए जी, हथरास में, तो उनको अरेस्ट कर दिया गया। उसके बाद आप एनआईए के कस्टडी में बम्बई में इनफैक्ट आनंद तेलतुंबडे हैं, जो कि जी, प्रसिद्ध ये है, वो दलित इंटेलेक्चुअल हैं और वो कॉलमनिस्ट हैं। उसके जी, बाद आपके गौतम नवलखा हैं। 7 केसेस तो आपको मैंने ऐसे ही गिना दिए। अब तो ये तो इस पिछले दिसंबर तक का था। उसके जी, बाद अभी हाल-फिलहाल पे ज़ुबैर का ले लीजिए। तो 8 पत्रकार तो ऐसे इस वक़्त एटलीस्ट सीपीजे के हिसाब से, बिकॉज़ हमारा जो जो मैंडेट होता है पत्रकारों को डालने का, हमको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है कि वो उनके पत्रकारिता के रिलेशन में ही उनको जेल में डाला गया है। तो उसके हिसाब से हमारे बहुत कंज़र्वेटिव नंबर्स होते हैं। दूसरे संस्थान या दूसरे प्रेस क्लब ज़्यादा आपको नंबर देंगे, बट हमारे कंज़र्वेटिवली एटलीस्ट 7 पत्रकार इस वक़्त जेल में हैं। उसमें से एक शॉकिंग है कि ज़्यादातर पत्रकारों को यूएपीए के अंडर टारगेट किया गया है, जो कि एक एंटी टेरर लॉ है, जिसमें बेल मिलना बहुत मुश्किल है। अगर आप यूएपीए की बात जी, करें, तो कितने पत्रकार हैं कश्मीर में, जैसे मसरत ज़हरा, ये उनको एक फोटोग्राफ के ऊपर, दुनिया में कभी आपने सुना है कि किसी को एक फोटोग्राफ के ऊपर टेरर एक्यूज़ करना? बिल्कुल। तो हुँ, ऐसा है। तो ये हो गए पत्रकार। उसके बाद पत्रकार मारे गए हैं करीब 5 पिछले साल। चलिए उसमें अगर माने सरकार का डायरेक्ट कोई लेना-देना नहीं। मगर इन पत्रकारों को उनके जो जितने पत्रकार मरे हैं पिछले कितने सालों में, उनकी केसेस का क्या हुआ? अभी तक बिल्कुल। हमने गौरी लंकेश के केस का सुना ही नहीं, अभी तक ट्रायल तक स्टार्ट नहीं हुआ कर्नाटक जी, में। हमने जी, शुजात बुखारी को भरे में मतलब ईद के सुबह मार दिया गया, शाम के वक़्त। सजाद बुखारी का हमें अभी तक नहीं मालूम। वो बोलते कभी किसी का एनकाउंटर कर दिया, कभी किसी, ये बनाना रिपब्लिक और रिपब्लिक में डिफरेंस यही होता है ना, कि जी, आप लो लो आई मीन नाज़ी जर्मनी के इनको भी ट्रायल दिया गया है। तो आप तो ट्रायल कीजिए, प्रॉपर्ली केस को खत्म कीजिए, इंस्टेड ऑफ इस तरह का किसी को मार दिया गया। तो कश्मीर की बात दूसरी है, मगर बाकी देश का क्या? तो ये है। तो इसमें अगर हम रैंकिंग देखें हिंदुस्तान का, तो भारत जो है 13वां नंबर है इन टर्म्स ऑफ इम्प्यूनिटी व्हेन इट कम्स टू जर्नलिस्ट मर्डर्स। उसका मतलब क्या कि सबसे ज़्यादा पत्रकार के मर्डर केसेस अनसॉल्व्ड हैं हिंदुस्तान में। क्योंकि कोई ना कोई स्टेक होल्डर्स उसमें इन्वॉल्वड हैं, या कहीं प्रेशर होता है कि ट्रायल्स बहुत स्लो चल रहे हैं। आप बिहार से ले लीजिए, शहाबुद्दीन ने एक पत्रकार को मारा था, वो केस अभी तक क्लियर नहीं है। बिल्कुल। तो कुछ मामला इस तरह से है हिंदुस्तान में इस वक़्त। ज़ुबैर की गिरफ्तारी क्या सिर्फ़ एक पत्रकार की गिरफ्तारी आप देखते हैं या फिर वो जिस अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, ये उस पर अटैक है? आप इसको कैसे देखते हैं? मैं तो चाहूँगा कि मैं इसको सिर्फ़ एज़ अ पत्रकार देखूँ, बट देश में अभी सिचुएशन ऐसा है कि रिलिजियस आइडेंटिटी एक फैक्टर बन ही जाता है। एज़ सच अगर मेरे को नहीं लगता है कि ज़ुबैर को इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि वो मुसलमान है। मगर पिछले कुछ महीनों में मुसलमान पत्रकारों के ऊपर स्पेसिफिकली बहुत सारे मामले हो चुके हैं। ये एक सच्चाई है। चाहे आप वो जो जर्नलिस्ट है जिनको ये 2 ऐप्स इन्होंने बना के ऑक्शन करने की कोशिश की, गुल्ली डील्स, सुल्ली डील्स। सुल्ली डील्स। जी, उसमें मुसलमान महिला पत्रकारों को ही टारगेट किया गया स्पेसिफिकली। मुसलमान और महिला, 2 ही एक रिलीजियस अल्पसंख्यक, एक जेंडर अल्पसंख्यक। जेंडर, बिल्कुल। उसके बाद आप ले लीजिए, अगर आज हम जितने 7 पत्रकारों की बात करें, जो जेल में हैं, उसमें से कितने अल्पसंख्यक हैं? कोइंसिडेंस बोलें या कुछ भी बोल लें, आप देख लीजिए, कश्मीर में चारों के 4 मुसलमान, हुँ, सिद्दीक कमान मुसलमान, एक दलित और एक नॉन बिलीवर। बिल्कुल। तो आप ब्रेक डाउन कर लें। हो सकता है आप चलिए मान लेते नहीं, अगर बोलेंगे नहीं मुसलमान को टारगेट नहीं कर रहे, मगर इतना कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है कि नंबर इधर जा रहा है? कुछ बिल्कुल, मामलों में तो क्लियर है, मुस्लिम आइडेंटिटी। अगर हम राणा अय्यूब की भी बात करें, उनको बार-बार उनका धर्म को उठाया जाता है, उछाला जाता है। अगर आप धर्म के बारे में बात भी ना करो, तो भी आपका धर्म आ जाता है, अगर आप धर्म के बारे में बात करो, तो फिर वो तो आता ही है। बिल्कुल।
तो इसको आई थिंक मैं मतलब टू कंक्लूड मैं यही बोलूंगा कि आई वुड लाइक टू बिलीव दैट कि जुबैर मुस्लिम है, उनके फेथ के लिए उनको नहीं टारगेट किया किया क्योंकि वो ऑल्ट न्यूज के को एडिटर को फाउंडर है, और वो बहुत he used to take on the Hindu right wing organizations and their fake elements within Hindu right wing ecosystem. Maybe that's why he was targeted. But growingly in India, it is becoming very difficult to deny the fact that religious identity is playing. In fact, मैं आपको चाहते चाहते एक चीज और बता देता हूँ. दिल्ली राइट्स, चाहे वो नॉर्थ वेस्ट वाली जो हुई पहले और या अभी जहांगीरपुरी वाली, दोनों केसेस में हमको इंसिडेंट्स पता चली है जिसमें पत्रकारों को उनके धर्म के बारे में पूछा गया है ग्राउंड पे. स्पेशली मुस्लिम जर्नलिस्ट को पूछा गया है. जो प्रेस कार्ड एक जमाने में पत्रकारों के लिए एक्सेस या एक प्रोटेक्शन का चीज हुआ करता था, वो आजकल गले में फंदा बन गया है क्योंकि उसका आईडी कार्ड है, देख रहा है कि तू मुस्लिम है कि नहीं है. कैरावैन, वायर, बीबीसी, यहाँ बहुत सारे पत्रकारों से मेरी बात हुई है या फिर उनके टेस्टिमनीज छपे हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि उनको पूछा गया. इनफैक्ट आई थिंक क्विंट से कोई था जिसने अपनी कलीग को बचाने के चक्कर में झूठ बोला कि ये हिंदू है, उनका एक हिंदू नाम दिया. तो ऐसे मामलात हो रहे हैं पिछले कुछ महीनों में, जो कि हमने रिकॉर्ड भी किया है, सीबीजे के बहुत सारे रिकॉर्ड्स में है कि मुस्लिम आइडेंटिटी हैज बिकम एन इशू. नहीं तो ऐसा क्या कि राना अयूब, अरफा खानम शेरवानी, इस्मत आरा, आतिमा खान, लिस्ट पे नाम आपको मिलेंगे जो कि आप जैसे वायर ने इन्वेस्टिगेशन किया था जब उन्होंने ये टेक फॉक के बारे में, उसमें भी आप लिस्ट लिख लीजिए. महिलाओं को स्पेसिफिकली क्यों टारगेट कर रहे हैं, और उसमें से भी अल्पसंख्यक आधे. तो इट डेफिनेटली shows a trend which is very dangerous and it obviously shows a very perverted view of the people who are targeting. एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जुबैर जैसे बड़े पत्रकारों पर जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हो रही है, मैं एक छोटा पत्रकार हूँ और मेरे जैसे कई सारे चैनल्स हैं या फिर छोटे-छोटे इंडिविजुअली काम करने वाले पत्रकार हैं. उन पर अब जो है डर उनका पसरने लगा है उनके दिमाग में. तो ऐसे माहौल में पत्रकारिता कैसे हो पाएगी? क्या पत्रकारों के मन में ये जो डर है, ये कैसे मतलब खत्म होगा? देखिए, वो उस बात पे तो मैं स्पेशलिटी नहीं रखता हूँ, ना ही मैं उतना सीनियर हूँ कि मैं आपको उतना इसके बारे में बोलूँ कि नहीं, चलो कोई नहीं, ये हो जाएगा. मैं आपको इतना एटलीस्ट फ्रॉम अ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि हम सीपीजे में स्पेशलाइज़ करते हैं इस चीज़ के बारे में, हम लोग चाह रहे हैं कि हम जितने पत्रकारिता संस्थाएँ हों, प्रेस क्लब्स हों, जो कि ट्रेड बॉडीज़ हों, उनके साथ मिलके एक पत्रकार को अपने हक के बारे में, लीगल राइट्स के बारे में, कैसे आप डिजिटली सिक्योर हो सकते हैं, आपके क्या-क्या सोशल मीडिया कैसे यूज़ करना चाहिए, ये सारे बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि हिंदुस्तान में अभी तक हम इसके बारे में बात नहीं करते थे. इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ सिर्फ थ्रेट आपके गवर्नमेंट से नहीं आ रही है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पेगासस की बात करें, तो पेगासस तो गवर्नमेंट तो नाइदर डिनाई कर रही है, ना एक्सेप्ट कर रही है. पेगासस सरकार बेच तो सरकार को ही रहे हैं. तो हो सकता है कि अगर सरकार डिनाई कर रही है तो कोई फॉरेन, लेट्स फॉर अ मोमेंट मतलब सरकार को बेनिफिट ऑफ डाउट देके, हो सकता है कल हमारे ऊपर पाकिस्तान पेगासस डालिए, मान लीजिए, या कोई दुश्मन देश हमारे ऊपर पेगासस डाला है, चाइना ने डाल दिया. तो हमको तो जानना चाहिए ना कि हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें. तो अभी ये जो टाइम है पत्रकारिता में या दुनिया में डिजिटल रेवोल्यूशन के चक्कर में जो सारी चीजें हैं, तो ये जो बहुत ही एक महत्वपूर्ण टाइम है जहाँ पे हमको हमारी पुरानी स्टाइल की जो पत्रकारिता होती थी या जिस तरह से हमको लगता था यार क्या फर्क पड़ता है, चलो यहाँ चले गए, वहां चले गए, फोन कहीं रख दिया, ये वैसे नहीं चलेगा. आपको जानना पड़ेगा कि आप कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हैं, अपने आप को सिक्योर कैसे रख सकते हैं. आप अगर एक रैली कवर कर रहे हैं जहाँ पे आपको जानते हैं कि आप क्रिटिकल हैं उस पॉलिटिशियन के या उस पॉलिटिकल पार्टी के, और आप गए हैं, तो आप अपने आप को कैसे सेफ रखेंगे? क्योंकि वो ज़माना गया जब कि आप पत्रकार हैं तो आपको कोई नहीं छुएगा, चाहे आप उनके साथ बहस भी कर लें, वो हुआ करता था. मैं भी जब पत्रकारिता में घुसा तब
मेरे लिए मैं तहलका से स्टार्ट किया। तहलका में मैं करीब 4 साल फ्रंट पेज का इंटरव्यू कॉलम था इन कोल्ड ब्लड, जिसमें मैं बीजेपी के तहलका का बैकग्राउंड था, जिसमें उनका एज अ एंटी एस्टैब्लिशमेंट देखा जाता था। मगर बीजेपी के सारे उस समय ऑपोजिशन में थे बीजेपी, सारे नेता हैं, बहुत कोई आज सीनियर मिनिस्टर्स हैं, जिनके साथ में फ़ोन पे मेरे को इंटरव्यू मिल जाते थे। आज नहीं मिलते, आज ऐसे नहीं मिलते हैं। तो टाइम बदल गया, वो टाइम अलग था। तब तहलका को एंटी बीजेपी देखने के बाद भी बीजेपी वाले तहलका को इंटरव्यू दे देते। आज तो मतलब आपको आपका फ़ोन भी नहीं उठाया, आपको घुसने भी नहीं देगा बीजेपी ऑफिस। और उसको देखा-देखी बाकी पार्टी वाले भी वही करने लग गए हैं। तो हमको टाइम के साथ चेंज होना है, हमको भी सीखना है कि अपने आप को कैसे सेव रखें, आपके फ़ोन के साथ कैसे सेफ रखें, आप जब कोई वायलेंट इंसिडेंट कवर कर रहे हैं, कैसे सेफ रखें, रैलीज़ में कैसे सेफ्टी रखें, आपके मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स कैसे सेफ तो बहुत सारे सेफ्टी के ये होते हैं। मेरे को लगता है कि एज़ अ यंग पत्रकार जो कि अभी फील्ड में गए हैं, उनको अवेयर घुसना चाहिए, उनको ब्लाइंडली नहीं घुसना चाहिए। मैं 2009 में तहलका जामिया से पास आउट करके जब मैं घुसा, मुझे दुनिया मालूम ही नहीं थी, मैं ऑनेस्टली बताता हूँ। वो घुसने के बाद धीरे-धीरे पता चला। आज वो टाइम बदल गया, आज डिजिटल था। मेरे समय तो तब ट्विटर जस्ट कोई जाता नहीं था। शशि थरूर यूज्ड टू बी द मोस्ट ट्वीटेड पर्सन। आज देखिए कहाँ से कहाँ बदल गया। जी। तो हमको we have to enter the field, and if we are already in the field we should know what are the repercussions and then accordingly take precautions. और मैं एक चीज सबको बोलते रहता हूँ, चाहे कि मैं जब पढ़ाता हूँ या फिर सीपीजे के काम करता हूँ, कि देखिए आपने पत्रकारिता सिलेक्ट की है, आपके परिवार वालों ने नहीं की है। तो आप अगर जब भी कोई ऐसे सिचुएशन में घुसते हैं तो सबसे पहले अपने परिवार के बारे में सोचिए। अपने आप को ज्यादा हिम्मत वाला दिखाने के चक्कर में ऐसे ना फंसे कि आपको परिवार को भी एक प्राइस पे करना पड़े। तो जी। सेफ्टी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले पत्रकारों को अलोंग विथ स्टोरी आपको अपनी सेफ्टी के बारे में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसको अगर हम शुरुआत से रखें, और सेफ्टी का बहुत पहलू हैं, जैसे मैंने बताया डिजिटल, लीगल एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। अपने बेसिस कवर करके चलना बहुत ज़रूरी है। ये जब आप कवर करके चलेंगे तब आप जनरली सेफ रहने की ज़्यादा चांसेस, मैं गारंटी नहीं देता हूँ कि कुछ नहीं जी। होगा। मगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं खुद ही कुछ दिन पहले एक एक वेबसाइट, बहुत रिनाउंड वेबसाइट है, नाम नहीं लूँगा, उनके कुछ पत्रकारों के साथ बात कर रहा था, और वो सब बहुत ज़्यादा उनके यहाँ पेगासस का अटैक हुआ था। तो वो बता रहे थे कि हर स्टोरी उनकी लीगली वेट होती है, उनके लॉयर्स के पास जाती है, क्योंकि वो एकदम स्ट्रॉन्ग जाना चाहते हैं। क्योंकि आजकल तो चुटकी बजाते ही एफआईआर फाइल हो रहा है। बिल्कुल। तो आप अपने जितने बेसिस, अंग्रेजी में कहते हैं कि बेसिस कवर कर लेनी चाहिए। आप अपने तरफ से सेफ्टी के सब कुछ कवर करिए, कानून क्या है हर मुद्दे का, आपको जानना ज़रूरी है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सब जब बेसिस आप कवर कर लेंगे तो आप ज़्यादा सेफ रहेंगे। इस सिचुएशन में आई थिंक यही एक पॉसिबल है, बिकॉज़ आप तो मतलब रूलिंग पार्टी का मन तो अचानक बदल नहीं सकते, और बिल्कुल। जितना प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं उतना तो हम कर रहे हैं। और एक और चीज़ मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि पत्रकार यूनिटी बहुत ज़रूरी है। लोकल लेवल से पत्रकार को अवेयर होना चाहिए कि ये जो आपके ऊपर जब आपदा हो रही है, इसका मतलब नहीं है कि सिर्फ आप ही के ऊपर होगी, कल दूसरे बंदे के ऊपर भी होगी, तीसरे बिल्कुल। का किसी कोई पत्रकार के भी होगी। तो ये कहना कि भाई तू अपना संभाल, मैं अपना संभालूँ, ये नहीं चलेगा। एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए और सेफ्टी का ये रखिए। 2 एडवाइस मेरे तरफ से। गाँव सवेरा से बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सर।